दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वाकई एक शानदार एहसास है जब सीमा पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हों। चंद दिनों पहले वहां पर हिंसक झड़प हुई हो, भारत के 20 जवान शहीद हो गए हों और इन सब के बाद लगातार सैनिकों का जमावड़ा सीमा पर बढ़ रहा हो, हथियारों का जखीरा दोनों तरफ लगातार बढ़ाया जा रहा हो और उस पार तो हेलीपैड तक बनाने की परिस्थितियां डेवलप कर ली गई हो। और इन परिस्थितियों को जानते समझते हुए देश के प्रधानमंत्री खुद उन सैनिकों के बीच जाकर उनकी हौसला अफजाई करें। शायद ये एक सबसे शानदार एहसास किसी भी जवान के लिए हो सकता है, किसी भी देशवासी के लिए हो सकता है। और लेह पहुंचने के बाद तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर निमो मिलिट्री बेस एरिया जो है, वहां पर जवानों से मिलना, हालात का जायजा लेना और फिर उन्हें संबोधित करना, और इस अंदाज में संबोधित करना कि गलवान की घाटी हो या फिर लद्दाख के इलाके के बड़े बड़े पहाड़ हों, उनके सामने भी जवान का सीना कहीं ज्यादा मजबूत और ऊंचा दिखाई देता है। यह एक एहसास है, शानदार एहसास है। निमो दरअसल वो इलाका है, जब आप लेह हवाई अड्डे से निकलते हैं तो सड़क दो दिशा में जाती है। एक दिशा गलवान वैली यानी पेंगोंग झील की तरफ से होते हुए जाती है, दूसरी दिशा कश्मीर की तरफ जाती है, जो आप कह सकते हैं जो करगिल का इलाका है वहां से क्रॉस करती है। प्रधानमंत्री जिस निमो बेस एरिया में थे वह सड़क करगिल वाली दिशा की थी। एक लिहाज से वहां पर उनकी मौजूदगी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास करा रही है कि खुद देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो दूसरी तरफ है चीन को भी इस बात का एहसास करा रही है कि प्रधानमंत्री भारत के अब सॉफ्ट स्टेट लेकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि इस बात की दिशा में बढ़ रहे हैं कि मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन यह कोई पहला मौका भी नहीं है कि जब किस देश के पहली बार कोई प्रधानमंत्री पहुंचे हों। 1971 में इंदिरा गांधी भी पहुंची थी लद्दाख, और वहां पर उनके भाषण का एक हिस्सा है जिसमें वो खुले तौर पर कहती हैं कि कल तक नारे लगाने वाले हिंदी चीनी भाई भाई उन्होंने ही भारतीयों के पीठ में छुरा घोंपा है। खुले तौर पर उन्होंने चीन का नाम लिया, लेकिन आज दुश्मन का नाम लिया नहीं गया, दुश्मन शब्द का इस्तेमाल जरूर हुआ। चीन का नाम इससे पहले याद कीजिए पार्लियामेंट के भीतर देश के रक्षा मंत्री 21 साल पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने लिया था। उस समय भी बड़ा हंगामा मच गया था भारत की राजनीति में। उससे पहले पार्लियामेंट के भीतर राम मनोहर लोहिया भी ले चुके हैं और सार्वजनिक मंच पर जयप्रकाश नारायण भी चीन का नाम ले चुके हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में आपने कभी चीन का नाम नहीं सुना होगा। हौसला अफजाई हो रही है, जिक्र हो रहा है, युद्ध के बादलों का जिक्र होते हुए इस बात का एहसास देश के भीतर में है कि चीनियों से दो दो हाथ करने हैं। उनके माल का बायकॉट किया जा रहा है, ऐप्स बंद कर दिए गए हैं, व्यापार कैसे कम किया जाए इसके उपाय खोजे जा रहे हैं, नए नए टेंडर्स खारिज किए जा रहे हैं। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में भी इस एहसास को अब समझने की जरूरत है, क्या वाकई युद्ध की स्थिति है ये, या फिर दुनिया के बाजार में भारत उस ग्राउंड जीरो की तरह आकर मौजूदा वक्त में खड़ा हो गया है, जो पूरी दुनिया के सामने संकट है कि हम अपना हथियार बेचे तो कहां बेचे। आज दरअसल हम आपसे इसी पर बात करना चाहते हैं। जरा समझने की कोशिश कीजिए, दुनिया अब आतंकवाद से नहीं जूझ रही है जहां पर हथियारों की जरूरत दुनिया के अलग अलग देशों को पड़े, क्योंकि हथियारों का बिजनेस किसी भी देश की इकोनॉमी में बड़ी हिस्सेदारी देता है। खासतौर से वह देश जो विकसित देश हैं, खासतौर से वह देश जो यूनाइटेड नेशन के भीतर वीटो पाए हुए देश हैं, खासतौर से वो देश जो कि युद्ध के लिए उकसाते भी हैं और युद्ध करने की तैयारी भी करते हैं और वही हथियार भी बेचते हैं। भारत कहीं उस गिरफ्त में तो नहीं आ गया, क्योंकि कल ही जब इस बात का ऐलान हुआ कि 38,900 करोड़ रुपए अब सहमति बनी और उस पर मुहर लग गई कि भारत लगभग 33 फाइटर जेट लेगा, 550 मिसाइल्स लेगा। इन 550 मिसाइल्स में 300 मिसाइल लॉन्ग रेंज की होगी, जमीन से आसमान पे मार करने वाली, 250 मिसाइल होगी एयर टू एयर वार करने वाली। हथियारों की होड़, क्योंकि जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो हम कुछ डॉक्यूमेंट के साथ आपके साथ बैठे हैं, ये बताने के लिए कि अब दुनिया बदल रही है। दुनिया के सामने संकट यह है कि टेररिज्म का वो चेहरा जो तकरीबन 10 बरस पहले था, या बीते लगभग 10 बरस के बीच में जब आप देखिएगा, खासतौर से 21वीं सदी की शुरुआत में सीरिया में क्या हो रहा था, यमन में क्या था, अफगानिस्तान में क्या था, सोमालिया में क्या था, लीबिया में क्या था, इराक में क्या था, सूडान में क्या था,
यहां तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, टर्की, नाइजीरिया और तो और जो विकसित देशों की फहरिस्त में आएंगे, फ्रांस था, बेल्जियम था, जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडन, यहां पर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे। हथियारों की जरूरत टेररिज्म को थी, हथियारों की जरूरत टेररिज्म को काउंटर करने के लिए या खुद के आधुनिकरण किसी भी देश के इक्विपमेंट्स को करने के लिए उन देश को थी। लेकिन अब यह परिस्थिति खत्म हो गई। एक नई परिस्थिति चीन और अमेरिका के बिजनेस वार से शुरू हुआ और यह होते होते भारत को अपनी गिरफ्त में लेकर आकर खड़ा हो गया है। सवाल यह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब भारत किस तरीके से उन दुनिया के तमाम देशों के साथ खड़ा होगा जो कि चीन का विरोध कर रहे थे, वो चाहे ताइवान हो, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, हर किसी ने अपने अपने तरीके से चीन को काउंटर किया है। लेकिन किसी भी देश की मजबूती उसकी अपनी आत्मनिर्भरता और अपने स्वयं विवेक पर निर्भर करती है, यह भी समझना होगा। इसीलिए जरा इस खेल को आज समझने की कोशिश कीजिए। हथियारों का बिकना, हथियारों को बेचा जाना, युद्ध का उद्घोष की परिस्थितियों को पैदा करना और युद्ध के उद्घोष के साथ एक वार मॉन्गरिंग की स्थिति अगर देश में खड़ी की जाती है तो फिर हथियारों के लिए कितना भी बजट दे दिया जाए, इस पर से कोई आंख खोलना नहीं चाहेगा। हर कोई कहेगा यह एक अच्छी बात है। दूसरा सच यह भी है कि भारत में मिलिट्री का आधुनिकीकरण किया नहीं गया। कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया, जितने इक्विपमेंट्स चाहिए थे नहीं किया गया। मौजूदा वक्त में उस दिशा का जिक्र बार बार हो रहा है, 2014 से हो रहा है। इतना ही नहीं, इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि हम तो दुनिया में हथियार एक्सपोर्ट भी करेंगे और मेड इन इंडिया हथियार दुनिया के बाजार में भी जाएगा। तो आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज को समझने की पहले कोशिश कीजिए। उसके बाद जो एक वार की परिस्थिति बनी हुई है, तब आप समझ पाएंगे कहीं यह खेल हथियारों का तो नहीं है। और इसके लिए हमको लगता है, जब हम इस बात का आपसे जिक्र कर रहे थे कि कितनी बड़ी तादाद में, जब कल इस बात पे मुहर लगी कि 38,900 करोड़ रुपए के जरिए 33 फाइटर जेट और 550 मिसाइल्स आएंगे, तो उसके साथ यह भी जिक्र था कि हम खुद अपने यहां भी आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स बनाने पर भी 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। उसमें क्रूज मिसाइल्स बनाएंगे, एयर टू एयर मिसाइल्स बनाएंगे, आर्टिलरी रॉकेट बनाएंगे, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स भी बनाएंगे, पिनाका मल्टीपल लॉन्च सिस्टम भी क्रिएट करेंगे क्योंकि उसकी 4 रेजिमेंट भी हमारे पास है। लेकिन इन सब के बीच यह भी एक था कि हमारे पास जितने इंडियन एयरफोर्स के पास स्क्वाड्रन्स होने चाहिए उतने है नहीं। टोटल 42 स्क्वाड्रन्स का जिक्र किया गया, इस पर एक सहमति है। एक स्क्वाड्रन्स में लगभग 18 जहाज होते हैं और भारत के पास फिलहाल मिराज 2000 के 3 स्क्वाड्रन्स हैं, यानी 54 जहाज हैं। मिग 29 के 3 स्क्वाड्रन है, यानी 54 जहाज है। मिग 21 के लगभग 90 जहाज हैं, यानी 5 स्क्वाड्रन्स हैं। एसयू यानी सुकोई 30 के 14 स्क्वाड्रन्स हैं, यानी 252 जहाज हैं। जगुआर के 4 स्क्वाड्रन है, यानी 72 जहाज हैं। तेजस का 1 स्क्वाड्रन है, यानी 18 है। और पाइपलाइन में यह कहा जा रहा है कि सुकोई के लगभग 12, मिग 29 के लगभग 21, राफेल के लगभग 36 विमान, तेजस के लगभग 83 विमान पाइपलाइन में है। कुछ फ्री में नहीं आता है, पैसा आपको देना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देना पड़ेगा। और सीमा पर जब ऐसी स्थिति बनती है तो पैसा नहीं देखा जाता है। भारत सॉफ्ट स्टेट नहीं है, हार्ड स्टेट है, इसको देखा जाता है। लेकिन इन सब के बीच हमको लगता है एक सिलसिला समझना होगा कि 2014 के बाद से भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में हथियार खरीदने वाला देश कैसे बन गया। और भारत का दूसरा नंबर है दुनिया में। जितना भी हथियार दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, भारत उसको खरीदने वाले देशों में 9% खरीदता है। सऊदी अरब पहले नंबर पर है 12% के साथ, भारत है 9% के साथ दूसरे नंबर पर है। और इसके बाद अलग अलग देश हैं, उन बातों का जिक्र करें। लेकिन यह समझिए कि भारत ने डेनमार्क से स्कैंटर 600 रडार खरीदा। यह सब जिक्र 2015 से 2019 तक के बीच का हम पहले कर रहे हैं। एम्ब्रायर ERJ 145 जेट ब्राजील से खरीदा। जर्मनी से एक्टेस सोनर सिस्टम खरीदा। इटली से सुपर रैपिड 76 mm नेवल गन्स खरीदे गए। साउथ कोरिया से K9 थंडर 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन्स लिए गए। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्रांस से लिया गया, रशिया से लिया गया। गाइडेड बॉम्ब इजराइल से लिए गए, आर्टिलरी स्वीडन से लिया गया। यानी एक लिहाज से दुनिया के हर देश के साथ भारत ने हथियारों का एक संबंध बनाया है। यूं भारत का अपना नंबर दुनिया के जो टॉप मोस्ट 25
एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं उसमें भारत का नंबर 23वां है, यानी भारत बहुत कम एक्सपोर्ट करता है। फिर भी भारत ने अपनी एक्सपोर्ट की तादाद 2014 के बाद से बढ़ाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत का हथियार कहां जाता है? भारत का हथियार म्यांमार जाता है, भारत हथियार एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका को, भारत हथियार एक्सपोर्ट करता है मॉरिशस को। यानी इन सब परिस्थितियों में दुनिया के अलग अलग देशों से जो भारत हथियार ले रहा था उसमें कल तक रशिया सबसे टॉप पर था, अमेरिका था, लेकिन इन सब के बीच इजराइल पिछले 5 बरस में 175% के ग्रोथ के साथ बहुत आगे आ गया है। फिर उसके बाद फ्रांस से जो राफेल लिया गया उसने तो 715% का इजाफा कर दिया जो डील हुई राफेल को लेकर। यानी किस तरीके से भारत लगातार हथियारों को खरीद रहा है और हथियारों को खरीदने की दिशा में एक सहमति बन रही है, यह भी एक सच है। लेकिन एक दूसरा सवाल है, क्या यह सब कुछ अभी ही हो रहा है? पहले नहीं होता था? होता था। जो डाटा आपको दे रहे हैं पहले दिमाग में रखिएगा, ये सिप्री का डाटा है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो दुनिया भर के हथियारों को लेकर एक उसका लगातार रिसर्च विंग काम करते रहता है। और उस रिसर्च विंग को जब हमने खंगालना शुरू किया तो इस बात की चीजें निकल कर आई कि भारत ने हथियारों को लेना इस दौर में खूब बढ़ा दिया है। यानी कितना बढ़ा दिया, इसको इस रूप में समझिए कि 2009 से 2014, हालांकि 2014 में मोदी गवर्नमेंट आ गई थी, लेकिन 2014 मान लीजिए मनमोहन सिंह के हिस्से में रखिए, उस पीरियड में, उस 6 साल के पीरियड में $3,13,171 मिलियन के हथियार या मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो था टोटल, वह हुआ है। इसको टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर ही हम लोग मानकर चलते हैं। 6 साल में $3,13,171 मिलियन, यह मिलिट्री एक्सपेंडिचर था 2009 से 2014 तक। 2015 के बाद उसमें इजाफा होता है, हर साल दर साल इजाफा होते चला जाता है। जैसे 2015 में $54,292 मिलियन, 2016 में और बढ़ता है 59,833 मिलियन, 2017 में और बढ़ता है 64,572 मिलियन, 2018 में ये 66,258 मिलियन, 2019 में ये 70,794 मिलियन और अभी तक उसके बाद का जो कॉस्ट है इस फाइनेंशियल ईयर का चल रहा है वो 71,125 मिलियन, जिसमें कि यह शामिल नहीं किया गया है जिसको लेकर कल समझौता हुआ लगभग 39,000 करोड़ रुपए का। उस पीरियड और इस पीरियड यानी 2009 से 2014 और 2015 से 2020 के अभी तक की स्थितियों को जोड़िएगा तो तकरीबन 73,703 बिलियन डॉलर का ज्यादा खर्च इस दौर में हो गया है। यानी इतने बिलियन डॉलर इस दौर में बढ़ गए हैं। मनमोहन सिंह के दौर में, आखिरी दौर में 3,13,171 था और अभी 3,86,874 मिलियन डॉलर ये बढ़ गया है। अब यहां से सवाल है, क्या इस बीच में चाइना ने भी हथियार खरीदना बढ़ा दिया? चाइना दरअसल मौजूदा वक्त में हथियार खूब बना रहा है, दुनिया को खूब एक्सपोर्ट कर रहा है, इस हद तक कर रहा है कि अमेरिका के बाद मौजूदा वक्त में चाइना की ही 4 कंपनी है जो कि हथियार बनाती है। लेकिन उससे पहले जरा समझ लीजिए कि चाइना ने भी हथियार खरीदने और बनाने की स्थितियां, जो अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर था इन 6 बरस में, जो मोदी काल का दौर है, इसमें तकरीबन $4,69,930 मिलियन बढ़ा दिया। इतना ज्यादा किया है। भारत का तो ओवरऑल ही 3,86 मिलियन है, उसने $4,69 मिलियन बढ़ाया है। यानी खर्च जो किया है इस काल में, इससे पहले की स्थिति में चले जाइएगा, मनमोहन सिंह के दौर में तो चाइना ने टोटल खर्च किया था मिलिट्री एक्सपेंडिचर उसका 2009 से 2014 तक था 9,88,653 मिलियन और अब 2015 से 2019 के बीच है 14,58,583 मिलियन यानी लगभग 4.5 लाख मिलियन इस दौर में बढ़ गया। यानी चाइना भी हथियार की रेस में आ चुका है, वो समझ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इस दौर में चीन ने पाकिस्तान को खूब हथियार सप्लाई किए। 2010 से 2014 तक लगभग 51% हथियार चीन पाकिस्तान को देता था, पाकिस्तान जितना भी हथियार दुनिया से लेता था। लेकिन जब अमेरिका ने
पाकिस्तान पर हथियार सप्लाई करने पर रोक लगाई 2017-18 में, उसके बाद से जबरदस्त तरीके से चीन सप्लाई करने लगा। और चीन मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में जितना भी हथियार जाता है 73% चीन हथियार देता है। यानी ये एक स्थिति बता रही है कि हथियारों का खेल इस दौर में खूब बढ़ा है। और यह भी समझना चाहिए कि इंटरनेशनली रिलेशंस जो होते हैं इस हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। मसलन भारत सरकार ने निर्णय लिया धारा 370 को लेकर या CAA को लेकर जो निर्णय लिया गया था, याद कीजिए उस पीरियड में टर्की जो था वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। क्यों खड़ा था? क्योंकि पाकिस्तान डील टर्की के साथ कर रहा था उस वक्त में कि 30 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ले रहा था, 4 फ्रिगेट्स ले रहा था, और इसीलिए उससे वो हथियार खरीद रहा था। समझौते प्रगाढ़ हो रहे थे। तो यह एक हिस्सा होता है हथियारों को लेने देने का। भारत अपने तौर पर अगर दुनिया के अलग अलग देशों से, तकरीबन 11 देश हैं जिनसे भारत हथियार लिया, डेनमार्क, ब्राजील, जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया, फ्रांस, रशिया, इजराइल, स्वीडन, अमेरिका, इन सब से भारत लगातार हथियार खरीदते रहा है। अब इसका अगला सवाल है कि इस मौजूदा वक्त में जब एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसमें लग रहा है कि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, तो ऐसे में एशिया मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा ग्राउंड जीरो बन गया है। एशिया यानी नेपाल भी उसमें आएगा, अफगानिस्तान भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, भारत भी आएगा। यह एक ऐसी परिस्थिति बन रही है कि दुनिया का जो मेजर आर्म इंपोर्टर है वह यह पूरा रीजन हो गया है, जिसको एशिया एंड ओशियानिया कहते हैं। इसके दायरे में लगभग 41% हथियार इस वक्त यहीं पर आ रहे हैं। 35% मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, यूरोप में सिर्फ 11% हथियार खरीदे जा रहे हैं, अफ्रीका में 7.2% खरीदे जा रहे हैं, अमेरिका में लगभग 5.7% खरीदे जा रहे हैं। यानी ये वो इलाका है जहां पर खूब हथियार बेचे जा रहे हैं। टोटल अगर 41% इस पूरे इलाके में बेचा जा रहा है तो ग्राउंड जीरो कहीं पर तो बनाना होगा जहां हथियार की खपत हो। तो क्या जो मौजूदा वक्त का वातावरण है वो हथियारों को बेचने के लिए है? क्योंकि इस बीच में चीन की भी 4 कंपनियां निकल कर आई जिसका हमने जिक्र किया। 2018 का एक डाटा है जो सिप्री का ही डाटा है, वो बताता है कि टॉप 20 कंपनीज जो है दुनिया की, उन्होंने लगभग $284 बिलियन का हथियार बेचा है। अब आप सोचिए चाइना की 4 कंपनियों का योगदान उसमें कितना है। चाइना की कंपनियों का योगदान उसमें $54 बिलियन का है। उसमें खास तौर से एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना 20.1 बिलियन, चाइना नॉर्थ इंडस्ट्री कॉरपोरेशन 17.2 बिलियन, तीसरी कंपनी है वहां की CETC, वो भी चाइना के नाम पर है, 12.2 बिलियन डॉलर, CSCG है 4.6 बिलियन डॉलर, यानी $54 बिलियन अपने तौर पर चाइना भी वहां पर हथियारों के जमावड़े को लेकर आ रहा है। तो यह एक नई स्थिति बन रही है जिसमें हथियारों के जरिए संबंधों को कैसे बनाए जाए। और यह भी समझना होगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो युद्ध ना हो इसके लिए यूनाइटेड नेशन बनाया गया, और यूनाइटेड नेशन में जो 5 कंट्रीज को पावर है वीटो का, संयोग से यही 5 कंट्रीज मैक्सिमम हथियार सप्लाई करती है यहां की कंपनियां, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके। अगर सबको मिला दीजिएगा तो तकरीबन यह $1,40,270 मिलियन का हथियार इन्होंने सप्लाई किया है दुनिया के अलग अलग देशों में। हथियार को युद्ध से जोड़ा जाए या नहीं, हथियार को हिंसा से जोड़ा जाए या नहीं, हथियार को वार से जोड़ते हुए एक ऐसी परिस्थिति लाई जाए कि ना लाई जाए जिसमें यूनाइटेड नेशन का कोई महत्व है या नहीं है, तो फिर किसी देश की इकोनॉमी अगर हथियार के बिजनेस से चल रही है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में अगर हथियार को बेचने का योगदान है, तो फिर दुनिया में अगर टेररिज्म का भपका खत्म हो गया, दुनिया में अगर खास तौर से जिस बात का जिक्र होता था कि इस्लामिकाइजेशन हो रहा है, जिसमें कुछ खास तौर से लगातार इस बात को लड़ाई हो रही थी कि किस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज जो है इसको बार बार टारगेट करते हुए एक नई परिस्थिति अमेरिका के जरिए खड़ी की जा रही थी, अगर वो सारी फिलॉसफी खत्म हो रही है मौजूदा वक्त में, तो फिर वार मॉन्गरिंग ही एक नई सिचुएशन बनती है, और वार मॉन्गरिंग की सिचुएशन बिजनेस में ले जाती है। यानी सवाल यह नहीं है कि किस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच में युद्ध चल रहा है व्यापार का, सवाल यह है कि इकोनॉमी को ठीक करने के लिए क्या ऐसा वातावरण क्रिएट किया जा रहा है जिसके जरिए एक मैसेज कन्वे हो कि एक युद्ध की स्थिति और हमें हथियार चाहिए। भारत लगातार
हथियारों की तादाद को अपने देश में बना रहा है। हथियार भारत को चाहिए, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे थे तो एक्सपोर्ट की दिशा में अमेरिका 36% हथियारों का एक्सपोर्ट करता है, रशिया 21% करता है, फ्रांस 77.9% करता है, चाइना 5.5% करता है, यूके 3.7% करता है। इन सब माने वीटो वाले देशों में सिर्फ एक जर्मनी अलग से आता है जो कि 5.8% करता है हथियारों की सप्लाई। और उसके बाद जो कंपनियां उसमें स्पेन है, इजराइल है, इटली है, साउथ कोरिया है या दूसरे देश हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि 2015 से 2019 के बीच में रशिया ने जो हथियार बेचा बाजार में, वह उससे पहले के 5 साल की तुलना में 18% नीचे गया है। ब्रिटेन का भी 15% नीचे गया है, इटली का भी 7% नीचे गया है। लेकिन बढ़ा किसका है? अमेरिका का बढ़ा है 23%, फ्रांस का बढ़ा है 72%, इजराइल का बढ़ा है 77%, साउथ कोरिया का बना है 143%। यह एक इजाफा है किस तरीके से अलग अलग तरीके से देशों में हथियार जा रहा है। और भारत के बारे में तो बड़ी साफ राय बताई हमने, 9.2% इंपोर्ट अगर भारत ही कर रहा है हथियार, तो भारत कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो बन जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब ग्राउंड जीरो नहीं बन सकता है। इन सब परिस्थितियों में इराक को एक वक्त में बनाया गया ग्राउंड जीरो, ईरान को बनाने की कोशिश हो रही है ग्राउंड जीरो, लेकिन नहीं बन पा रहा है, चूंकि वहां पर एक तेल का खेल है और तेल की इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी पे कैसे असर डालती है। भारत का यह इलाका जो है रॉ है, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ये एक रॉ इलाका है जो दुनिया की इकोनॉमी पर असर नहीं डालता है, बल्कि दुनिया के लिए एक मार्केट क्रिएट कर देता है। इस फिलॉसफी को जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये पूरा हथियारों का खेल कैसे कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए ध्यान दीजिए कि भारत जब संकट में आया है और सीमा पर इस तरह की परिस्थितियां बन रही है, तो अलग अलग देशों ने चाइना को काउंटर करना भी शुरू किया है। सवाल यह नहीं है कि हांगकांग को लेकर ब्रिटेन ने क्या कह दिया, सवाल यह नहीं ऑस्ट्रेलिया ने क्या कह दिया, सवाल है कि हर कोई जान रहा है ये सारे वो देश हैं जो हथियार बेचते हैं। कल व्हाइट हाउस ने अपने तौर पर कहा, व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है कैली मैकनी, उन्होंने कहा कि भारत के साथ सीमा पर जो चीन आक्रामकता दिखा रहा है, यह चीन के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। वो यानी आक्रामकता केवल भारत के साथ नहीं है, उनका कहना है दूसरे देशों के साथ भी है, और यह सही है। हांगकांग की परिस्थितियां यूनाइटेड नेशन में उठ रही हैं, लेकिन भारत अगर हांगकांग की परिस्थितियों को यूनाइटेड नेशन में उठाकर यह सोच रहा है कि उसके साथ ब्रिटेन खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, जापान खड़ा है, ताइवान खड़ा है, और सब ने अपने अपने तरीके से विरोध भी किया है, और हर कोई, इवन यूरोपियन काउंसिल भी विरोध कर रही है, कनाडा भी विरोध कर रहा है, लेकिन फिर समझिए सबकी एक अपनी मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा है। और भारत अगर ग्राउंड जीरो भारत को बनने देता है इस युद्ध के क्षेत्र में और वार मॉन्गरिंग के क्षेत्र में, तो भारत को अपने देश की पूंजी के जरिए हथियारों को खरीदना ही होगा। ये अजीबोगरीब स्थिति है। सवाल यह नहीं है युद्ध होगा कि नहीं होगा, सवाल यह है कि हम डिप्लोमेटिकली या फिर अपने इकोनॉमी और अपनी परिस्थितियों के मद्देनजर कैसे चीजों को काउंटर करते हैं, यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन बहरहाल यह एहसास वाकई बहुत शानदार है कि सीमा पर प्रधानमंत्री पहुंचे, लेकिन यह एहसास शायद एक भुलावा तो नहीं है, क्योंकि चीन का नाम, दुश्मन देश कौन है, दुश्मन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, देश का जिक्र नहीं हो रहा है। सिंबॉलिक भाषा संसद में चल सकती है, सिंबॉलिक भाषा चुनाव कैंपेन में चल सकती है, लेकिन सिंबॉलिक भाषा युद्ध स्थल पर, सीमा पर जवानों के बीच नहीं चल सकती है। नाम लेना होगा। इसीलिए हमने शुरू में कहा इंदिरा गांधी ने नाम लिया था, जॉर्ज फर्नांडिस ने नाम लिया था, राम मनोहर लोहिया ने नाम लिया था, जेपी ने नाम लिया था, मुलायम सिंह ने भी नाम लिया था चाइना का। नाम लेने से नहीं घबराना चाहिए, और अगर युद्ध की परिस्थितियां हैं तो देश एकजुट है, इससे कहां इनकार है। लेकिन अगर यह हथियारों के दायरे में फंसने की परिस्थिति आ गई है तो फिर इस पर सचेत रहना होगा। सिर्फ आधुनिकरण के नाम पर हथियार खरीदे जाएं उन देशों के साथ जिनकी इकोनॉमी में अब भारत का हथियार खरीदना ही योगदान दे रहा हो, तो फिर समझिए और चेतिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।